यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल आदि विभिन्न एग्जाम हेतु टुडे हमारी हिस्ट्री टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम एवं यूपीएससी अन्य एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल आदि विभिन्न एग्जाम हेतु तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों चलिए टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। प्रश्न है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? एक एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं और जो प्रश्न बन रहा है उसे वीडियो को बीच में पॉज करके लगाने की कोशिश करें और देखें कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। यदि पूछा जाएगा कि इसकी खोज कालीबंगन की खोज कब हुई थी तो 1951 से 52 में इसकी खोज की गई थी। पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी तो आपका जवाब होगा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1951-52 में। एक और प्रश्न बन सकता है यहां से कि कालीबंगन का उत्खनन कार्य हुआ था, तो उत्खनन कार्य को लेकर के जब भी प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होगा 1959 से 60 के मध्य इसका उत्खनन कार्य हुआ था। किसने किया था तो ये आप ध्यान रखना है, बीबी लाल एवं बालकृष्ण थापड़ के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ से कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं क्योंकि कई बार क्या कुछ मिला है प्राप्त हुए हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यज्ञ वेदी जो कि बार बार पूछी गई है और जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है कि कब प्राप्त हुए हैं तो आपका जवाब होगा 1982 में प्राप्त हुए हैं। किनके द्वारा इन्हें खोजा गया था यह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए अरुण सोनकिया के द्वारा इन्हें खोजा गया था। तो ये जो प्राप्त हुए नर्मदा घाटी की हथनोरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। कल को यदि यहाँ प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए नर्मदा घाटी की हथनोरा स्थल से ये प्राप्त हुए हैं जो कि भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म माने जाते हैं। नंबर नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। पुरा पाषाणिक संस्कृति जो है भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? या पूछा भी जा सकता है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है कि भीमबेटका स्थित है तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कल को यदि यहां से लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था, तो 2003 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। एक और प्रश्न बन सकता है कि इसकी खोज भीमबेटका की जो खोज है किस वर्ष हुई थी, तो 1957 से 58 में इसकी खोज हुई थी। किनके द्वारा खोज की गई थी, तो वी एस वाणकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पाटने से प्राप्त हुआ है। प्रथम मनके के निर्माण के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो पाटने से प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है कि पाटने है तो ये महाराष्ट्र में है। चीजों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिरांदपुरा स्थल पर
किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? पहले तो ये जान लें, चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है। तो यहां से जो अवशेष मिले हैं वो नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यह प्राप्त कब हुए थे? यदि इस तरह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए 1962-63 में ये अवशेष प्राप्त हुए थे। किनके द्वारा इन्हें उत्खनन में प्राप्त किया गया था? तो आपका जवाब होगा बी के सिन्हा, आपका यहां पर आंसर होगा। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह कहलाता है। तो कृषि कर्म का प्रादुर्भाव जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, यानी कि यहां से आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें और प्रश्नों को स्वयं से लगाने की कोशिश भी करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं लगाएंगे प्रश्न बनता नहीं है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, दमदमा जो है पुरास्थल जो कि यूपी में है। यूपी के किस जिले में? जैसे इस तरह और पूछा जा सकता है तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के समीप है ये दमदमा पुरास्थल। यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि दमदमा पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं, जो कई बार पूछा गया है। तो 41 मानव समाधान यहां से प्राप्त हुए, 41 मानव समाधान यहां से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मेहरगढ़ स्थित है, तो यह बलूचिस्तान में स्थित है। किस नदी किनारे है? यह भी पूछा जा सकता है, तो आपका जवाब होगा बोलन नदी। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? सबसे पहले तो समझ लें कि कैल्कोलिथिक युग जो होता है वो कौन सा होता है। तो एक ऐसा काल होता है जिसमें पत्थर और तांबे के दोनों औजारों को एक साथ प्रयोग किया जाता है, उस युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। और इसका ही नाम है ताम्रपाषाण युग, यानी कि आंसर आपका यहां से सी करेक्ट जाएगा। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान में मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि इसकी खोज हुई थी, तो इसकी जो खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की 1922 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो राखल दास बनर्जी। यहां से याद रखें, प्रश्न में पूछा जा सकता है राखल दास बनर्जी किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यह भी प्रश्न बना है, तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। हिंदी में मृतकों का टीला देकर के पूछा जा रहा है, और वर्तमान में अंग्रेजी वर्ड को हिंदी में सीधे सीधे रूपांतरण किया गया है, तो इसे माउंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मोहनजोदड़ो को। नंबर नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? प्रश्न और ऑप्शन तथ्यों को रीड करें, ध्यान से प्रश्न को लगाएं ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में किया गया था, ये सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान बिल्कुल से ठीक है स्थित है। हड़प्पा ब्यास नदी किनारे, ये गलत है, क्योंकि हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है, ये आपको याद है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, नहीं ये गलत है। आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई है, तो ये गलत है। तो यानी जो राइट है पहला और दूसरा, ऑप्शन में देख लें, केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। चीजों को तथ्यों को समझते हुए चलेंगे आप सभी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राक सैंधव काल के किस पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है कि कालीबंगन वर्तमान में स्थिति क्या है, तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। किस नदी किनारे है कालीबंगन, यह पूछा जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए घग्गर नदी। घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। पूछा जा सकता है किस सभ्यता से संबंध रखता है, तो प्रश्न में दिया है सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता से संबंध रखता है। इसकी खुदाई किस वर्ष हुई थी, यह प्रश्न बन सकता है कालीबंगन की, तो आपका जवाब होगा 1952 में इसकी खुदाई हुई थी। किसके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी, तो अमलानंद घोष, ये मैं आपको बता चुका हूं, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो यहां से भी राइट आंसर होगा कालीबंगन। कालीबंगन से जो प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेत के प्रमाण। हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, तांबे एवं कांसे के बने हुए थे हड़प्पा संस्कृति के जो है उपकरण। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 900 वर्ष। नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसकी जो सभ्यता थी वो नगरीय थी और यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता थी पक्की ईंटों से बनी इमारतें। राइट आंसर यहां से ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी प्रकृति नगरीय थी। नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनावली से प्राप्त हुआ है। पूछा जा सकता है कि बनावली स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए बनावली हरियाणा में है। चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, या हरियाणा के हिसार जिले में, यदि और अंदर जाकर के पूछे तो। इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी या किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ से आपको याद रखना है 1973 से 74 में इसकी खुदाई की गई थी बनावली की, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। और किन के नेतृत्व में की गई थी? तो यदि ये प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होगा रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बनावली की खुदाई की गई थी। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, बी ए स्मिथ, आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वस, ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से उत्खनन से संबंध रखते हैं, जबकि वी ए स्मिथ एक इतिहासकार थे। तो यहां से आपका आंसर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लोथल एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। एक और है जो हड़प्पा कालीन है, वो पूछा जा सकता है आपका सुतकोटड़ा। नंबर नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है?
तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भोगवा नदी किनारे है। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर जो जिस रंग का प्रयोग किया गया था वो लाल रंग था, यानी आंसर यहां से लाल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसकी जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं जा सका, इस कारण से इसे आग ऐतिहासिक काल में रखा गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो यहां से इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया से संबंधित था। सिंधु घाटी के लोग थे। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे सिंधु घाटी के जो लोग थे। चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहां से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूछा जा सकता है कि इसका उत्खनन हुआ था, तो 1935 में इसका उत्खनन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा। अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसका उत्खनन किया है। वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से रीड करना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है, कंप्लीट प्रश्नों को आप लोगों को लगाना है ताकि बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद है। पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के रचनाकार हैं? तो विश्वामित्र ऋग्वेद के रचनाकार हैं। एक एक चीजों को ध्यान से तथ्यों को समझते हुए चलेंगे ताकि आने वाले जो भी एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आप बेहतर तरीके से एग्जाम में लगा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुरुषार्थ कितने होते हैं? प्रश्न और ऑप्शन पहले तो दोनों को ध्यान से रीड करना है ताकि सही आंसर तक आप पहुंच सकें। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषार्थ की संख्या 4 होती है जिसमें धर्म होता है। यदि पूछा जाएगा कि कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, यदि इस तरह ऑप्शन देकर के पूछा जाएगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आपके 4 पुरुषार्थ होते हैं। इनको देकर के प्रश्न में बन सकता है कि निम्न में से पुरुषार्थ हैं या नहीं, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। नंबर नेक्स्ट है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है यदि पूछा जाएगा? तो तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। चीजों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, तथ्यों को बेहतर तरीके से। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 7 पुरोहितों का वर्णन मिलता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेदों की संख्या 4 होती है जिसमें से आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। ध्यान से समझेंगे। त्रयी का अभिप्राय है? तो यहां से आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, 3 वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वेद त्रयी वेद के अंतर्गत आते हैं। यदि इस तरह बनेगा तो ऋग्वेद बनेगा आपका, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी सप्तसैंधव में समाविष्ट नहीं होती है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साबरमती करेक्ट हो जाएगा।
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध लड़ा गया था वो परसुनी नदी पर लड़ा गया था, यानी आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में इसका नाम है तो रावी। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सोम और इसके पेय पर नामांकित देवता को। पूछा जा सकता है कि नवे मंडल को कहा जाता है, तो इसी नवे मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। कौन सा मंडल कहा जाता है? सोम मंडल कहा जाता है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि, तो बोगजकोई का जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है बोगजकोई। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई है? तो अछूत की जो अवधारणा स्पष्ट हुई है वो धर्मशास्त्रों के समय में हुई है, यानी आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, धार्मिक अनुष्ठान कहे या कर्मकांड कहे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। धार्मिक अनुष्ठान ना दे करके कर्मकांड भी दे सकता है एग्जाम में। तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका जाएगा यजुर्वेद, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक देवता नहीं था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिकी जो था वैदिक देवता के अंतर्गत नहीं आता, बाकी इंद्र वरुण रुद्र ये वैदिक समय के देवता हैं। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, महापुराणों की संख्या 18 होती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे, स्वामी महावीर स्वामी 24वें, ऋषभनाथ प्रथम, अरिष्टनेमी 22वें। इस तरह भी प्रश्न बन सकता है जिससे चीजों को आप क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से, आंसर जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिनमें पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक हैं, इस तरह पूछा है, और नहीं है ये भी पूछा जा सकता है, तो विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक के अंतर्गत आते हैं त्रिपिटकों के, और बाकी इनके अलावा नहीं है। ये चीजें आप ध्यान रखें। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था? तो यहां से इसका राइट आंसर सारनाथ में दिया था उनके द्वारा प्रथम धर्मोपदेश, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। पूछा जा सकता है कि धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है तो बौद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है, जो कि सारनाथ में इनके द्वारा दिया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। या पूछा जा सकता है कैवल्य, उसका भी अर्थ ज्ञान ही है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहां व्यतीत किया? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, गया में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां, तो बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा।
तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप से बनने वाले प्रश्न, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें और कंप्लीट प्रश्नों को आप स्वयं से लगाने की कोशिश करें। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, मोग्गलिपुत्र तिस्स द्वारा तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। यदि पूछा जाएगा कि प्रथम सभा का सभापतित्व या अध्यक्ष थे, तो ये महाकाश्यप के द्वारा प्रथम सभा का सभापतित्व किया गया था और वसुमित्र के द्वारा फोर्थ सभा का सभापतित्व किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था वो राजगृह में हुआ था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। पाटलिपुत्र में पूछी जाती है तो यहां पर तृतीय हुई थी बौद्ध सभा का आयोजन। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, यह प्रश्न बनेगा। तो इस अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के समय शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, यह पूछा जाएगा। तो इसके समय प्रथम हुई थी और काला सिख के समय हुई थी द्वितीय। चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। पाटलिपुत्र पूछा जाएगा तो पाटलिपुत्र में हुई थी आपकी तृतीय बौद्ध संगीति। और वैशाली में यदि प्रश्न बनता है तो वैशाली में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। तथ्यों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में बुलाई गई थी? यदि इस तरह प्रश्न बनेगा तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में। तो यहां से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। पूछा जाएगा कहां पर हुई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पूछा जाएगा कि कब हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष थे तो पूछा जाएगा तो वासुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के द्वारा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया गया था। पूछा जाएगा सारनाथ, तो सारनाथ में इनका प्रथम उपदेश दिया गया था। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। सभी तथ्यों को बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वैशेषिक दर्शन के द्वारा, यानी कि आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। महावीर का जन्म स्थान था? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। पूछा जाएगा त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं तो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्ति पिटक।
बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को नीचे उल्लेख किया है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट और सेकंड में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए, जन्म बुद्ध का हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, प्रथम प्रवचन दिया गया था सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यह ऑप्शन है 3 2 1 4। तो आगे देख लें 3 2 1 4 कहां पर है। 3 2 1 4 ऑप्शन सी में। तो इस तरह आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो भगवत संप्रदाय के विकास में जो सर्वाधिक योगदान रहा था गुप्त शासकों का रहा था, क्योंकि इस समय यह चरमोत्कर्ष पर था। तो आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को लगाने की कोशिश करें और देखें कि कितने सही कितने गलत हैं। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी। मक्खिल गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम के रूप में किया गया था आजीवकों के द्वारा। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। यहां से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा। तो जैन कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है और जिसे लिखा गया है भद्रबाहु के द्वारा, यानी कि आंसर यहां से एक करेक्ट हो जाएगा। प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो यहां से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभ जो थे प्रथम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें, अंतिम 24वें महावीर थे। जैन धर्म के अणुव्रतों में से कौन सा नहीं है। तो जैन धर्मों के अणुव्रतों की संख्या पूछी जाए तो 5 अणुव्रत होते हैं, जिनमें से आजीवा अणुव्रत को अणुव्रत नहीं माना गया, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मदमन दोनों धर्मों में समान नहीं है। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था। एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट प्रश्नों को देखें, कंप्लीट वीडियो को लगाएं और स्वयं से प्रश्न लगाने की कोशिश भी करें, देखें कि कितने सही कितने गलत हैं। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु के समय में कौशल एवं मगध के मध्य में संघर्ष प्रारंभ हुआ था। और पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु किस वंश के थे। तो ये हर्यक वंश के राजा थे। इन्हें कहा जाता है, तो इन्हें पितृहंता कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। कल को यह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होगा अजातशत्रु को कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया गया था। कल को यह प्रश्न बन सकता है कि इनके द्वारा किस नीति का पालन किया गया था। तो विजय और विस्तार, विजय विस्तार नीति का पालन अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था। तो मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक जो था वो जीवक था। कल को यहां से प्रश्न बनेगा कि बिम्बिसार किस वंश का संस्थापक था। तो यह हर्यक वंश का संस्थापक था बिम्बिसार, और जो कि मगध का सबसे प्रभावशाली राजा था, या कह सकते हैं हम सबसे शक्तिशाली राजा था। तो यह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब आना चाहिए बिम्बिसार होगा। इसके द्वारा राजधानी बनाई गई थी गिरब्रिज, राजगृह बनाई गई थी। बाद में उदयन के द्वारा इसे पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी।
तो पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध शासन की, तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में होनी चाहिए? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, यानी कि आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, तो महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी, जो कि राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी, जो कि हिरण्यक वंश का महान राजा था। पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी के संगम पर है? तो यह गंगा और सोन नदी, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। कल को यह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए कि पाटलिपुत्र नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है, जिसकी स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से समझना है और आंसर भी सही तरीके से तभी लगा पाएंगे जब प्रश्न और ऑप्शन दोनों को समझ पाएंगे। तो मगध के शासक उदयन के द्वारा गिरिब्रिज राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की गई थी। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। अवंती राज्य की राजधानी थी। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी उज्जैन थी। पूछा जा सकता है कि अवंती कितने भागों में विभाजित था? तो यह 2 भागों में विभाजित था। तो प्रथम भाग उत्तरी अवंती, दूसरा भाग दक्षिणी अवंती। और पूछा जा सकता है कि उत्तरी अवंती की राजधानी थी, तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती थी। चंद्रप्रद्योत कहां का राजा था? तो चंद्रप्रद्योत जो राजा था वो अवंती का शासक था, यानी आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो गणतंत्र था वो मल्ल था, यानी आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह गिरिब्रिज थी। पूछा जा सकता है कि मगध का शक्तिशाली राजा था, तो आपका जवाब होना चाहिए बिंबिसार। बिंबिसार जो था मगध का शक्तिशाली राजा था, जिसके द्वारा स्थापना की गई थी। तो हिरण्यक वंश की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। हिरण्यक वंश की स्थापना की गई थी तो बिंबिसार के द्वारा की गई थी, और इनके द्वारा अपनी राजधानी को बनाया गया था, तो राजगृह गिरिब्रिज को बनाया गया था। बाद में उदयन के द्वारा इस राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन मगध की जो राजधानी थी वो गिरिब्रिज राजगृह, यानी कि आंसर ई करेक्ट जाएगा यहां से। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजातशत्रु हिरण्यक वंश का शासक था। पूछा जा सकता है कि हिरण्यक वंश का संस्थापक था, तो हिरण्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कल को यदि प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए बिंबिसार, जो कि मगध का सबसे शक्तिशाली राजा था और अजातशत्रु के द्वारा अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी को प्राप्त किया गया था। इसलिए अजातशत्रु को कहा जाता है पितृहंता। कल को प्रश्न बनेगा कि पितृहंता कहा जाता है, तो अजातशत्रु को कहा जाता है पितृहंता। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है लिच्छवियों के द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? तो सभी प्रश्नों को आप स्वयं से जरूर लगाएं। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था वैशाली में थी, जो कि लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहां से आंसर ए करेक्ट जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है।
तो 16 महाजनपदों की सूची जो अगंतुतर निकाय में स्थित है, तो पूछा जा सकता है कि अगंतुतर निकाय संबंध रखता है, तो यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा एक और में जो है, जो कि एक जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जिसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। पूछा जाएगा किसके द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो बिंबिसार के द्वारा मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था, यह प्रश्न बनेगा। तो बिंबिसार हिर्यक वंश का संस्थापक था, जो कि मगध का सबसे शक्तिशाली राजा था। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, नंद वंश जो है भारत में सबसे प्राचीनतम वंश है। पूछा जाएगा कि नंद वंश की स्थापना की थी, तो महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। चीजों को, तथ्यों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। एक एक तथ्य, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप लगाएं स्वयं से। जनपद की राजधानी थी? तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, यानी कि आंसर यहां से करेक्ट जाएगा। कल को यह प्रश्न मिलेगा कि वर्तमान में बिहार के किस राज्य में अंग जनपद का विस्तार है? तो भागलपुर और मुंगेर। बिहार के भागलपुर और मुंगेर में वर्तमान में स्थिति जो है विस्तार क्षेत्र है अंग जनपद का, या अंग जनपद के अंतर्गत आती है। तो भागलपुर, मुंगेर बिहार के जिले। वत्स का राज्य स्थित था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा इलाहाबाद के आसपास जो है वत्स का राज्य स्थित था। वर्तमान में स्थिति इसकी इलाहाबाद प्रयागराज राज्य में है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था? तो प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र आपका गांगेय मैदान है, यानी आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। का प्रारंभ हुआ था? तो एग्जाम की दृष्टि से एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट प्रश्नों को देखें और सभी प्रश्नों को स्वयं से लगाने की कोशिश भी करें। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ हुआ था। पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में शक संवत को प्रारंभ किया गया? तो कनिष्क के शासनकाल में, या इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है तो कनिष्क, जो कि एक कुषाण शासक था। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? प्रश्न को, ऑप्शन को, दोनों को ही ध्यान से रीड करना है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। कल को यह प्रश्न बनेगा कि किस अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है? तो जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ के अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सुदर्शन झील जो एक कृत्रिम जलाशय, जिसकी मरम्मत रुद्रदामन प्रथम के द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य का था बृहद्रथ। यहां से आंसर बी करेक्ट जाएगा। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में मेगस्थनी को राजदूत को भेजा गया था। पूछा जा सकता है कि मेगस्थनी की पुस्तक का नाम है, तो इसकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका नाम इंडिका है। कई बार एग्जाम में बनी है कि इंडिका के रचयिता हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए मेगस्थनीज। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, इसलिए आप सभी को लगाने की एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा अपने स्वयं से। तो यहां से इसका राइट आंसर है दिव्य वादन, जो पुस्तक है जो बिंदुसार को एक
अब इस शक्ति क्षत्रिय के रूप में वर्णित करती है। पूछा जा सकता है कि बिंदुसार को कहा जाता है, तो इसे अमित्र घात कहा जाता है। कई बार एग्जाम में बना है कि अमित्र घात कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिंदुसार। मौर्य काल में कटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फौजदारी। पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में न्यायालय के कितने प्रकार थे? तो दो प्रकार थे। पहला धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। जो धर्मस्थीय न्यायालय थे वो दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करते थे, और कंटक शोधन न्यायालय थे जो फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करते थे। समाहर्ता कौन था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महासंग्राहकर्ता को मौर्य काल में समाहर्ता कहा जाता था। तो यहां से आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो शासकीय भूमि थी उससे जो आय इनकम प्राप्त होती उसे सीता कहा जाता था। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वह 15 अधिकरणों में विभाजित था। तो यहां से आंसर आपका 15 जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट। सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए प्रश्नों को स्वयं से जरूर लगाइएगा। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा भावपुर शिलालेख। यहां से प्रश्न बन सकता है कि किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। अशोक के शिलालेखों को प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में जो भाषा प्रयुक्त की गई है, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के शिलालेखों की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा जेम्स प्रिंसिप के द्वारा सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक को अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई, वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। अशोक के किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है? तो अशोक के सोहागोरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आंसर ए करेक्ट जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा चंद्रगुप्त, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है तो विशाखादत्त। आंसर सी करेक्ट जाएगा। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? एग्जाम की दृष्टि से आपका एक एक प्रश्न बेहद इंपोर्टेंट है और एग्जाम में बनने वाला है, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं और स्वयं से भी लगाने की कोशिश करें कि सही आंसर कितने हैं और गलत कितने जा रहे हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। राजनीति नीतियों से संबंध रखता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यहां से पूछा जा सकता है कि कौटिल्य को कहा जाता है। तो कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कई बार प्रश्न बना है मैकियावेली, पूछा जा सकता है कि कौटिल्य को कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वंश है, वंश सबसे प्राचीन वंश है, इसके संस्थापक हैं तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। सैंड्रोकोर्ट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? या सैंड्रोकोर्ट्स किसने कहा था सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को? तो इनकी पहचान सैंड्रोकोर्ट्स के रूप में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? और यह संबंध रखती है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में 500 युद्धक हाथी दिए गए थे, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। मेगस्थनीज दूत था। प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से समझना है और ऑप्शन की उपलब्धता को भी देखना है। तो मेगस्थनीज जो दूत था वो सेल्यूकस का था, सेल्यूकस निकेटर का। किसके शासनकाल में आया था? यदि पूछा जाएगा कि मैग्निस शासनकाल में आया था तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। याद रखेंगे आप, चंद्रगुप्त मौर्य। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका। पूछा जा सकता है कि इंडिका के लेखक हैं, रचनाकार हैं। तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है पुस्तक इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। तो यहां से आंसर सी करेक्ट जाएगा आपका। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन जो किया गया, उल्लेख किया गया है, वो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया, यानी कि यहां से आंसर आपका डी करेक्ट जाएगा। इंडिका के लेखक कौन था? एक एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्वयं से वीडियो को पॉज करके आप स्वयं से लगाएं। तब तक आप स्वयं से नहीं लगाएंगे तब तक प्रश्न नहीं बनते हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेगस्थनीज इंडिका का लेखक था। पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में यह राजदूत आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो
अशोक के धम्म का मूल संदेश राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता सभी थे। तो यहां से आंसर ई जाएगा करेक्ट। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? तो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से रीड करेंगे और स्वयं से भी आप लगाएं। तो यहां से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कारुबाकी जो थी अशोक की रानी थी। निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? तो बौद्ध धर्म को एक वैश्विक धर्म बनाने का श्रेय जाता है अशोक को। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के क्षेत्र में जो साम्राज्य सम्मिलित नहीं था वो था श्रीलंका। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। यहां से आंसर ऑप्शन बी जाएगा करेक्ट। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक के द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो कलिंग में किया गया था। किस शिलालेख में कलिंग आक्रमण का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। यहां से ये भी प्रश्न बन जाता है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग आक्रमण का वर्णन मिलता है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से एक भी नहीं। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? प्रश्न तथ्य दोनों को ध्यान से रीड करना है। ऑप्शन की उपलब्धता भी हमें देखनी है। तो सबसे अंत में जो घटना हुई थी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें अशोक की कलिंग विजय, इसका वर्णन 13वें अभिलेख में है। अशोक के अभिलेख थे, कुल कितने अभिलेख थे? तो 14 अभिलेख थे। ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम मौर्य सम्राट था। तो यहां से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या के पश्चात शुंग वंश की स्थापना की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। इसके अकॉर्डिंग सीता भूमि को कहा जाता है उस भूमि को जो जनजातियों द्वारा जोती जाती है। यानी आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। मौर्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या के पश्चात उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवाहन वंश का था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद जो राज्य किया था वो कर्ण वंश के द्वारा किया गया। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि कलिंग नरेश खारवाल का किस अभिलेख से संबंध है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से इसका संबंध है। उसने राजा खारवेल का नाम जोड़ा है। तो यहां से आंसर जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रसिद्धि किस भाषा में अंकित है या किस भाषा में लिखी गई थी? तो हाथी गुम्फा अभिलेख की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। यानी आंसर यहां से प्राकृत जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ था।
तो शक संवत जो आरंभ हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में, जो एक कुषाण शासक था। निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो शक संवत की स्थापना का श्रेय जाता है कुषाणों को, और कुषाणों के शासक कनिष्क के द्वारा इसका आरंभ किया गया था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान जो प्राप्त हुआ था उस समय कनिष्क शासनकाल था, यानी कनिष्क के शासनकाल में। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से रीड करेंगे। तो सबसे पहले व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था बिम कडफिसेस के द्वारा। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। चीजों को, तथ्यों को समझते चलिए। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो यहां से इसका राइट आंसर है कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली जो थी वो अपने चरम उत्कर्ष पर थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था कश्मीर के कुंडल वन में, और ये चौथी बौद्ध संगीति थी। तो सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है। तो ये मौर्य शासनकाल को निर्धारित करता है, और ये बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। कहां पर है ये? तो एमपी के रायसेन जिले में। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? तो यहां से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, कुम्भहार। ताम्रपत्र है। ऑप्शन और प्रश्न दोनों को ही ध्यान से रीड करना है। तो ताम्रपत्र जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट थी। कई बार एग्जाम में बना है, इसलिए विशेषकर ध्यान रखें। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? तो बराबर की गुफाओं को अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया गया था। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो यहां से जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी है, मथुरा से प्राप्त खड़ी मूर्ति मौर्य काल से संबंध नहीं रखती है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है। तो पाटलिपुर में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल बना है वो लकड़ियों का बना है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो भूमि अनुदान दिए गए थे ब्राह्मणों को। आंसर बी करेक्ट होगा यहां से। भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? भारत में सोने के सिक्के प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे, हुए थे भारतीय यूनानी। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक जो हैं अज्ञात हैं। तो यहां से आपका आंसर ई जाएगा। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिलिंद पहो। इनमें से कौन शक वंश की कारदम्मक शाखा का संस्थापक था? तो शक वंश की कारदमक शाखा का जो संस्थापक था वो चेस्टन था। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो रोमन
साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कुषाण, चेरा, पश्चिमी शक आदि थे, यानी कि आंसर यहां से एक से अधिक जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट जाएगा। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट प्रश्नों को स्वयं से लगाएं क्विक फास्ट रिवीजन के माध्यम से और संपूर्ण वीडियो को जरूर देखें। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास और सूती वस्त्रों के लिए उरैयूर था जो कि विख्यात था युग में। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कदम्ब वंश का जो है उल्लेख नहीं है संगम साहित्य में, बाकी तीनों का, चेर का, चोल का और पांड्य, इन तीनों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बिल्लीपुत्र। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से देखना है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय के द्वारा, और विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त कला के। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम होगा। पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का संस्थापक था, तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, और समुद्रगुप्त को लेकर के प्रश्न बनेगा तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कहा गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो यहां से 9 शासकों का जिक्र किया गया, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है, आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। ध्यान से प्रश्नों को लगाते चलें, रिवीजन भी करते चलें, साथ साथ देखें कि हमारे कितने सही हैं कितने गलत हैं, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं लगाएंगे प्रश्न नहीं बनता है। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो सर्वाधिक शासन करने वाला वंश है गुप्त वंश, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह विशेषता गुप्त काल की थी, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो सबसे अधिक जो दान दिए गए थे वो गुप्त वंश के शासकों द्वारा दिए गए थे, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग, आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो यह तर्क या यह परिभाषा देने वाले RS शर्मा महोदय थे, आंसर बी करेक्ट जाएगा। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित हैं? तो गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा जाता है, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सुश्रुत और चरक जो थे वो मौर्य काल से संबंध रखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो गुप्त काल का मंदिर है ऑप्शन सी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं? तो यह व्याख्या करने वाले सबसे पहले आर्यभट्ट महोदय थे। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो बिना जुती हुई जंगली भूमि को कहा जाता है अपृहत। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फायान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य के शासक थे। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है, तो इनका चंद्र जो संबंधित है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण उसे सकारी कहलाया? तो सकारी कहलाने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय थे। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा मिलाया गया था इन तीनों बंदरगाहों को। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा अपने भाई की हत्या करने के पश्चात उसे सत्ता प्राप्त की थी। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पराजित किया गया था। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को स्वयं से जरूर लगाइएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है विशाखा दत्त द्वारा रचित है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? तो देवी चंद्रम गुप्त जो नाटक है वो प्रसिद्ध है विशाखा दत्त का। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट बृहद संहिता। आर्यभट्ट की रचना बृहद संहिता नहीं है, बृहद संहिता 12 मिर की है। तो यहां से आंसर सी जो है सुमिलित नहीं है। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? तो अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं बाघभट्ट। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य की रचयिता हैं कालिदास जी। आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ताम्र लेख दर्शाते हैं कि इनका संबंध जावा सुमित्रा से था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासन काल में किया गया था। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान जिस बख्तियार खिलजी के द्वारा 1202 में इसे नष्ट कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। हिन-सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो हिन-सांग की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। चीनी यात्री हिन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हिन-सांग के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया था। आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। थानेश्वर राजधानी थी? तो थानेश्वर जो राजधानी थी वो वर्धनों की थी। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। कवि बाण निवासी था? तो यहां से आंसर जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कवि बाण जो निवासी था वो प्रतिकूट का था। प्रीतिकूट। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित पुस्तक जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार जरूर लगाइएगा सभी प्रश्नों को देखें, ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकें, प्रश्न बने दो। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हिन-सांग के द्वारा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की गई थी। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्पभूत के द्वारा की गई थी। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। चीनी यात्री युआन चुवांग भारत कब पहुंचा? तो चीनी यात्री युआन चुवांग भारत में 629 ईस्वी में आया था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित कॉलम को सुमिलित कीजिए। तो यहां से चंद्रगुप्त कुमार देवी फर्स्ट का सेकंड, समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग शिलालेख से है, और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्र दत्त, तो ये इनका संबंध है, और यह संबंध मिल रहा है हमारा ऑप्शन ए में। आंसर ए करेक्ट जाएगा। कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्लड़ की जो पुस्तक है वो रजत रंगनी है, जिसमें कश्मीरी पंडितों का जिक्र है इसमें। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो पूर्व गुप्त काल में शीशों के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, वो सतावन के द्वारा की गई थी। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी है? तो किरातार्जुनीय पुस्तक के रचयिता भारवी हैं। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कि तमिलनाडु में है। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था वत्सराज।
संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित था, जिसका संबंध था पालवंशी रामपाल से। आंसर एक करेक्ट जाएगा यहां से। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार में है। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? वीडियो को बीच में पॉज करके स्वयं से क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। तो चोल वंश का संस्थापक था विजयलय। आंसर यहां से एक करेक्ट जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है गोपुरम कहलाते थे। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक में मिले हैं। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? तो दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम चेट्टी, सेट्टिया, यानी आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। परमार वंश का स्थापित किया? तो परमार वंश को स्थापित करने का श्रेय जाता है उपेंद्र को, और भोज परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यहां से यह भी प्रश्न बन सकता है। शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल प्रथम को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला आदि प्रसिद्ध थे, लेकिन नदियां नहीं था। यहां से आंसर सी करेक्ट जाएगा। स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बालपुत्र देव थे वो। कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम है रजत रंगड़ी। आंसर यहां से डी जाएगा करेक्ट। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 1027 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। कब से कब तक किया गया था ये बनता है प्रश्न। तो 1001 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किए गए थे। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चालुक्यों के काल में हुआ था यह निर्माण। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी को किया था। पूछा जा सकता है कि तराइन का युद्ध हुआ था, तो आपको जवाब देना है 1191 में ईस्वी में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो सर्वाधिक समय तक शासन करने का श्रेय जाता है गुप्त राजवंश को। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में है। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। बोरबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो इसकी जो मूर्ति और मूर्तिकला जो उदाहरण है वो भारत जावा कला का। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। भूमि अनुदान
किन्हें दिए गए थे? जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। तो भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिए गए थे। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? तो प्राचीन काल में भूमि कर पैंठ नहीं था। पैंठ गांव का एक समूह था, बाकी सभी कर थे। राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राग विबोध जो ग्रंथ है वो सोमनाथ का प्रसिद्ध है। आंसर ए करेक्ट जाएगा। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, वर रुचि द्वारा लिखा हुआ है प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। वास्तविक जो है वो 11,700 वर्ष पूर्व है, लेकिन ऑप्शन की उपलब्धता के अकॉर्डिंग हमें आंसर बी लगाना पड़ेगा। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो द्वितीय नगरीकरण में प्रमुख जो धातु थी लोहा, उसका योगदान था। आंसर डी करेक्ट जाएगा। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं? तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इनके अन्य नाम भी हैं, जिसमें कारसापड़, पुराण, धरड़, सतमान आदि इन्हें साहित्य में कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाहिने से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि खरोष्टी लिपि थी। आंसर सी करेक्ट जाएगा। यहां से कॉलम 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो करसड़ पर सिक्का, पैठन मंडी कल्याण समुद्री बंदरगाह था और श्रेणी व्यापारिक संघ था। तो यहां से इस तरह ऑप्शन को देखा तो हमने आंसर बी करेक्ट जाएगा। यहां से प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य जो शिक्षा आरंभ करते थे वो ओम का उच्चारण के पश्चात करते थे। आंसर यहां से एक करेक्ट जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? तो है बिहार के राजगीर में है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान हेतु विख्यात है नव नालंदा महाविहार। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाओं का एक साथ कहां विद्यमान है? तो यह एलोरा गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, विंध्याचल, जो कि एमपी की पर्वत श्रेणी है। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? तो शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप पिपर हवा में स्थित है। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी? तो चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। स्वप्न वासुदत्ता के लेखक हैं? तो स्वप्न वासुदत्ता के लेखक भास हैं। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6वां भाग था उपज का। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आंसर ये करेक्ट जाएगा यहां से।
पाणिकृत अष्टाध्यायी किसके संबंधित है? तो पाणी के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण ग्रंथ है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम का लेखक है शूद्रक। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान कीजिए। तो नागानंद, हर्षवर्धन, हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नामा अमीर खुसरो का है और नील दर्पण है दीनबंधु मित्र का। तो इस तरह हमने ऑप्शन देखा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। ऑप्शन डी में करेक्ट मिल रहा है। चीनी यात्री इस सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनके द्वारा बिहार का भ्रमण किया गया था 671 ईस्वी से 695 ईस्वी के मध्य। अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं का, जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु का नाम है अप्रतिरथ। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। तो राजनीति रत्नाकर जो है चंद्रशेखर द्वारा रचित है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। तो उद्वंत प्रकाश जो है मौली कवि के द्वारा रचित है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से भी। हूण राजा तुम मार किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो यह प्रकाश धर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा राजा चोल प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख में। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो इनके अनुसार लगभग 15 वर्ष की अवस्था में। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथागिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो यह राजा खारवेल के द्वारा विजित की गई थी। आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है? तो रहला। आंसर ये करेक्ट जाएगा यहां से। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू प्रश्नों की क्विक फास्ट रिवीजन सीरीज। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले विभिन्न एग्जाम हेतु बेहतर तैयारी और रिवीजन आपका बना रहे। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।